Okay, so this is question number 30. देखो भाई, all the surfaces shown in figure are frictionless. The mass of the car is capital M, that of the block is M, and the spring has spring constant K. ठीक है. Initially the car and the block are at rest and the spring is stretched through a length x naught. Okay. तो बेसिकली इस रस्सी स्प्रिंग को ऐसे खींच के रखा हुआ है ना, खींच के रखा हुआ है और शुरू में दोनों जो ब्लॉक है और जो कार है वो दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक, और उसको ऐसे रिलीज किया है. तो क्या होएगा भाई, सोचो, स्प्रिंग को रिलीज करोगे, ऑलरेडी वो इलोंगेटेड थी तो स्प्रिंग ऐसे इस पे फोर्स लगाएगी एम मास के ब्लॉक पे और ऐसे इस पे फोर्स लगाएगी, और ये वाला जो बेसिकली फोर्स है वो इस कार पे ट्रांसफर होने वाला है ना, क्योंकि कार और स्प्रिंग का केवल यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से वो फोर्स लगा सकता है एक्स डायरेक्शन में, है ना. तो बेसिकली ये पूरा जो कैपिटल एम मास का कार है उसको मैं एक सिंपल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकता हूँ. ये खत्म, यही है. ठीक, थोड़ा इसको अपन और बड़ा बना देते हैं डायग्राम को. ऐसा अज्यूम करते हैं कि शुरू में ऐसे इसको अपन खींच के रखे हुए हैं. समझो भाई बात को, इस चीज को सोचो कि ये जो ब्लॉक एम है और जो कार है कैपिटल एम मास की, ये जो पूरा सिस्टम है वो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से अलग नहीं है, बिल्कुल सेम. ठीक, तो अभी सोचो, ये स्प्रिंग इलोंगेटेड पोजीशन में शुरू में जब इसको रिलीज किया गया तो दोनों ब्लॉक शुरू में रेस्ट पे हैं. तो ये एक पोजीशन हो गई, ये एक पोजीशन हो गई. अब पता है ना यार, ये स्प्रिंग है तो एसएचएम तो हो गई. ठीक है, दोनों ब्लॉक अपनी अपनी जगह पे एसएचएम करें. यहाँ से रिलीज किया गया है इसको, तो सोचो थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक मान लेते हैं यहाँ आ गया और ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा यहाँ आ गया. ये कितना चला, A2 चला, और ये कितना चला, A1. ठीक, और जब इन लोग चले A1 और A2 तब स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है. तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन, ये वाली और ये वाली, है ना. इस पोजीशन पे या फिर इस इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग है वो अनइलोंगेटेड है तो फोर्स लगाना बंद कर देगी. तो ये बेसिकली न्यूट्रल मीन पोजीशन हो गई किसकी, इस ब्लॉक की, और ये हो गई इस ब्लॉक की मीन पोजीशन. जहां फोर्स जीरो है वही मीन पोजीशन है. ठीक, और क्या जानते हैं अपन लोग, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया था तो ये क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई. ये मीन पोजीशन हो गई और ये भी क्या हो गई, मीन पोजीशन. ध्यान रखो भाई, दो एस्टेम चल रहे हैं यहाँ पर, दोनों अलग अलग ब्लॉक के. तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक कितना है, A1 आया है, तो वापस कितना और जाएगा वो अंदर तक, A1 ही जाएगा, है ना? और ये ब्लॉक अंदर तक कितना जाएगा, A2 जाएगा. ये है कहानी. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है वो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 एस्टेम कर रहा है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 चम कर रहा है. ठीक, अब अभी देखते हैं भाई कि A1 और A2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर निकालने के लिए बोला हुआ है फाइंड दी एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड ऑफ द कार एज सीन फ्रॉम द रोड, यानी कि अपने को A2 और A1 की वैल्यू निकालना है. तो ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि शुरू में वो कितने इलोंगेटेड थे, एक्स नॉट इलोंगेटेड थे, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 + A2, क्योंकि जब ये ब्लॉक A1 इधर चल लिया और ये ब्लॉक A2 इधर चल लिया तो एलोंगेशन खत्म हो गया है, यानी कि दिस A1 + दिस A2 इज नथिंग बट एक्स नॉट. तो ये हो गया A1 + A2. और क्या जानते हैं अपन लोग भाई, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे रहेगा इस सिस्टम का. क्यों, क्योंकि शुरू में रेस्ट से रिलीज किया गया. तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है सिस्टम का. अब सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट पे, बाद में रहेगा, हमेशा रहेगा रेस्ट. तो पोजीशन भी नहीं बदलेगी. पोजीशन नहीं बदली इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एम मास है और उसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में A1, और ये जो एम मास है उसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में A2 शुड बी इक्वल.
तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल M इंटू A2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू A1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन लोग A1 और A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेना भाई। ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, A1 और A2। कैपिटल M, स्मॉल m और x0 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अभी सॉल्व कर लेना भाई खुद से, है ना। आगे लिखा है फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सोचो। जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्सट्रीम अपनी मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है ना, इससे ये x1 डिस्प्लेस जब है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ x1, यानी कि ब्लॉक जो है वो अपनी मीन पोजीशन से x1 जब डिस्प्लेस्ड है, तो उस समय क्या रहा होगा, ये जो अपना कैपिटल M वाला ब्लॉक है जो इफेक्टिवली हमारी कार है, वो अपनी मीन पोजीशन से मान लेते हैं कि x2 दूरी पे है। ठीक है, तो एक और पोजीशन यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये वाली और ये वाली। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि मीन पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक की दूरी है x2 और ये दूरी हो गई x1। और फिर से वही बात है भाई, क्या होएगा कि जो अपना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो तो कंजर्व ही रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, m इंटू x1 इज इक्वल टू, सोचो मैं मीन पोजीशन से x1 लेफ्ट गया इस ब्लॉक को लेके, और मीन पोजीशन से, एक सेकेंड भाई, और मीन पोजीशन से हाँ हाँ क्या बोल रहा था भाई मैं, तो समझ रहे हो मीन पोजीशन पे दोनों जहां पर हैं, उस समय भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर है ना, सेंटर ऑफ मास तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो मीन पोजीशन से एक ब्लॉक अगर इधर x1 दूरी पे है और ये इधर x2 दूरी पे है, तो वही रिलेशन आएगा कि m1 x1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू x2, तो ये रिलेशन तो वही आएगा। और अगला अगला x1 प्लस x2, ये क्या है सोचो, इस इंस्टेंट पे जब ये दोनों ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक हैं, तो x1 प्लस x2 इज नथिंग बट इलोंगेशन। ठीक है ना, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x नॉट सॉरी x है, और यहाँ पर x क्या है, x इज द इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, शुरू में इलोंगेशन कितना था, a1 प्लस a2 जो इनिशियल इलोंगेशन था, पर हम लोग कितना आ चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो इस समय जो इलोंगेशन हो जाएगा वो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो बस भाई, ये आ गई इक्वेशन दोनों, इससे x1 और x2 की वैल्यू निकालो। ऐसा क्यों करना है इसको भी समझते हैं। सोचो अगर मैं एक ब्लॉक को देखता हूँ, इस वाले को, तो इसको जब मैं अपनी मीन पोजीशन से x1 खींचा, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो भाई k इंटू एक्स होएगा ना, क्योंकि फोर्स तो टोटल इलोंगेशन पे डिपेंड करता है। तो फोर्स ऑन ब्लॉक नंबर 1 इज बेसिकली k इंटू एक्स 1। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एसजेएम हो रहा है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल के हम लोग टाइम पीरियड निकालना जानते हैं। ठीक है, तो सोचो F1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी k इंटू एक्स। ठीक है, और नहीं ऐसा नहीं, हाँ, जो फोर्स ऑन ब्लॉक नंबर 1 आ रहा है वो कितना आ रहा है, k इंटू x1। पर क्या मैं x1 को x के टर्म्स में लिख सकता हूँ, देखते हैं। ऑब्वियसली भाई लिख ही सकते हो, यहाँ दोनों इन दोनों को सॉल्व करो, आ जाएगा। सॉल्व करो इन द सेंस, इसमें से मैं अगर x2 एलिमिनेट कर दूं, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस x1, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं x2 की वैल्यू क्या रख देता हूँ, x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, mx1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स माइनस x2, सॉरी x माइनस x1, इससे m इंटू x1 प्लस कैपिटल M इंटू x1 इज इक्वल टू आ गया कैपिटल M इंटू एक्स। तो इससे x1 की वैल्यू आ गई कैपिटल M x डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो x1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी बात को अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर x1 नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल x आएगा, क्योंकि फोर्स तो टोटल इलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो फोर्स ऑन ब्लॉक नंबर 1 कितना है, k इंटू एक्स है। ठीक है, और लेकिन उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x नहीं है, x तो टोटल इलोंगेशन है ना,
मीन पोजीशन से हमारे छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 है। तो जब मैं f1 इज प्रोपोर्शनल टू x1 प्रूव कर दूंगा, तब मैं प्रूव कर पाऊंगा कि एसएचएम हो रहा है। तो वो मैं कर सकता हूं, कैसे करूंगा? यहां पर देखो भाई, x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 इंटू एम प्लस एम बाय एम। तो f1 हो गया x1 एम प्लस एम अपॉन एम। ठीक है, तो ये x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, और f1 क्या है? फोर्स ऑन ब्लॉक, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है ये। तो k यानी कि जो एसटीएम का कांस्टेंट है वो क्या है? अरे भाई यहाँ कुछ के भी मिसिंग दिख रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पर के भी आएगा, है ना, ये वाला के। ठीक है, तो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया? एम प्लस एम बाय एम इंटू के। ठीक, ये अगर प्रोपोर्शनलिटी, ये एसएचएम का देखो भाई, ये वाला जो के है वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो हम के निकाले हैं जो कि x1 का कोफिशिएंट है वो एसएचएम का कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, और m की जगह क्या आएगा? इसका मास जो कि स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या है? ये। तो m प्लस एम इंटू के बाय m है, तो कैपिटल M ऊपर चले जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई ये। अब यहाँ दिख ही रहा होगा, एकदम सिमेट्रिकल टर्म है। तो इस ब्लॉक के लिए अगर टाइम पीरियड ये आया है, तो इस ब्लॉक के लिए भी टाइम पीरियड वही आएगा। और वैसे भी सोचो भाई, एक म्यूचुअल फोर्स के कारण दोनों मूव कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो एक साथ चलेंगे, एक साथ रुकेंगे, एक साथ अपनी राइट पोजीशन में जाएंगे एक्सट्रीम, एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, एक साथ अपनी लेफ्ट पोजीशन में आएंगे लेफ्ट एक्सट्रीम पे। सबको साथ साथ करेंगे, है ना। बस फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। जब कोई एक समय राइट जा रहा है तो दूसरा उस समय लेफ्ट जा रहा होगा, बस। तो बेसिकली इन दोनों एसटीएम की फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम है, बस एम्पलीट्यूड का फर्क है और फेज का फर्क है। ठीक, और टाइम पीरियड विल बी कॉमन जो दोनों के लिए ये रहेगा। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भाई x1 और x2 सॉरी a1 और a2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो बस, थैंक यू सो मच।